रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है बट ये गाहे बगाहे जो है ये डिफरेंट टाइप के मास स्पेक्ट्रोमीटर आते रहे हैं। सबसे पहले हम पुराने से लेकर नए की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, टाइप्स ऑफ बेटे मास स्पेक्ट्रोमीटर की ना ये मदरजा सेल टाइप है। इसमें नंबर 1 क्या है? एस्टेंस मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेटे एस्टेंस मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो था ना, इट वाज स्पेशली डिजाइन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट मैसेस। यानी इसकी बदौलत हम क्या करते थे, एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स को उनकी मुख्तलिफ मैसेस या मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे। क्लियर? और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास डैम्स्टर। डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। प्यारे बच्चे, जो डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर था इसमें भी यही काम था। इसमें भी हम एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को उनकी मुख्तलिफ मैसेज की बुनियाद पर हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे। बट इट वाज स्पेशली डिजाइन फॉर दोज एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। ये डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर खास तौर पर उन एलिमेंट के लिए डिजाइन किया गया था जो कि सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बाकी ये एस्टेंस जो था ये गैस वगैरह के लिए था, ज्यादा पर्टिकुलर था। अब इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या था? एस्टेंस मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो था इट वाज डिजाइन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट मैसेस। इसमें एक एलिमेंट के आइसोटोप को आइडेंटिफाई करते थे उनकी मुख्तलिफ मैसेज की बिना पर, लेकिन ये खास तौर पर किन के लिए था? गैसेस वगैरह के लिए। सॉलिड के लिए बहुत ज़्यादा कारामद नहीं था। और ये इट वाज स्पेशली डिजाइन फॉर दोज एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। अब इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या था बेटे? इसमें फोटोग्राफिक प्लेट्स लगी हुई थी, फोटोग्राफिक प्लेट्स, और इसमें फोटोग्राफिक प्लेट्स नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। इसमें क्या होते हैं? और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इसके अंदर मौजूद होता है उससे हम क्या कहते हैं? आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर। ये इन दोनों में क्या है, बुनियादी फ़र्क है कि इसमें फोटोग्राफिक प्लेट्स है इसलिए ये स्पेक्ट्रोग्राफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा बच्चों, तीसरा हमारे पास आ जाता है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेटे मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। डैम्स्टर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं ना उसके मुकाबले में मॉडर्न में 2 एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। अभी मैं कंपोनेंट्स बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। मॉडर्न में 2 एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक एम्पलीफायर होता है और एक क्या होता है? रिकॉर्डर होता है। एक एम्पलीफायर होता है, एक रिकॉर्डर होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। बेटे डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के 5 कंपोनेंट्स है बेसिकली। इसमें नंबर 1 है वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर है बेटे पहला। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। और तीसरा हमारे पास है बेटे एक्सेलरेटर। क्या है? आयोनाइजेशन के बाद अगला पॉइंट आ जाता है एक्सेलरेटर। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेटर जो है ना ये किस रूल के ऊपर बेस कर रहा था? इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, या वैसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जी बच्चों, चौथा कंपोनेंट जो हमारे पास एक्सेलरेटर के बाद है वो है डिफ्लेक्टर। चौथा कंपोनेंट कौन से वाला हमारे पास? डिफ्लेक्टर का। और बेटे डिफ्लेक्टिंग का जो काम करना होता है वो करना होता है मैग्नेटिक फील्ड ने। ये एनालाइजर के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो 5वां कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इसी को हम कहते हैं आयन कलेक्टर। और बेटा यही क्या होता है? डिटेक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं? डिटेक्टर।
प्यारे बच्चों ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, डैम्स्ट्रा मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। और जहां तक सवाल है हमारा मॉडर्न, जहां तक हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ की, मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बच्चों इसमें डैम्स्टर वाले 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 2 एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं। और 2 एडिशनल कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक होता है इसके अंदर प्यारे बच्चों एम्पलीफायर, और एक इसके अंदर होता है रिकॉर्डर। एक क्या होता है, रिकॉर्डर। ठीक होगी बात ये। इसका मतलब मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में टोटल 7 कंपोनेंट्स होते हैं, वेपोराइजेशन चैम्बर, आयनाइजेशन चैम्बर, एक्सेलरेटर, डिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर और एम्पलीफायर और साथ में रिकॉर्डर। जबकि डैम्स्ट्रा मास स्पेक्ट्रोमीटर में 5 कंपोनेंट होते हैं। आइए इन सब की वर्किंग 1 बाय 1 करते हैं जी। वर्किंग करते हैं मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ की, बड़े ध्यान से देखनी बेटे। सबसे पहला मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में वेपोराइजेशन चैम्बर, वही काम जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जिस एलिमेंट्स के आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना है उसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, वेपर्स में। किस में कन्वर्ट करना है आपने, वेपर्स में। वेपोराइजेशन चैम्बर में उस एलिमेंट्स को सबसे पहले वेपर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद प्रेशर को रिड्यूस कर देना है 10⁻⁻⁷ टॉर से 10⁻⁶ टॉर से कम करके 10⁻⁷ टॉर कर देना प्रेशर। ये रिड्यूस प्रेशर पे भला क्या होगा, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, दे विल बी एबल टू मूव फ्रीली। वो वेपर्स क्या होंगे, फ्रीली मूव कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट हुज एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, जिसका तज्जिया हमें करना है फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, सबसे पहले उस एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर देना है, वेपर्स में, और प्रेशर रिड्यूस कर देना। अब अंडर रिड्यूस प्रेशर ये हमारे पास वेपर्स आ गए, और इन वेपर्स की हमने अभी बात की थी, ये क्या होगा हमारे पास, दर हकीकत अगर उस एलिमेंट के आइसोटोप हैं तो ये वेपर्स दर हकीकत आइसोटोपिक एटम ही होंगे। ये दर हकीकत आइसोटोपिक एटम्स होंगे जी। पहला स्टेप हमारा हो गया, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स फॉर्म एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10⁻⁶ टॉर टू 10⁻⁷। अब स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, अब ये वेपर्स आ गए जो दर हकीकत आइसोटोपिक एटम्स ही हैं, इनके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन गन के जरिए बेटे क्या करना है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करनी। कि जो ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर पड़ेगी, ये आइसोटोपिक एटम्स जो हैं, ये आइसोटोपिक एटम्स के बेरोनी शेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगी, साथ बहा ले जाएगी और उनको बाहर निकाल देगी। अब वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो ये दर हकीकत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस बन गए। इनके मैसेज क्या हैं, कौन सा आइसोटोप ज़्यादा है, कौन सा आइसोटोप कम है, हमें पता नहीं है। फर्स्ट कर लें, हमारा जो सैंपल था ना वो नियॉन था, नियॉन सैंपल हमने लिया था, और वो पहले ही गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर्स में ले आए। अब ये असल में डिफरेंट आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है किसके, नियॉन सैंपल के। किसका मास कितना है नहीं पता। फर्स्ट कर लें, ये एक्स मासिस वाले हैं, कुछ एक्स मासिस वाले हैं, कुछ वाई मासिस वाले हैं, और कुछ जी मासिस वाले हैं। ठीक है, कौन सी मास वाला पॉजिटिव आयन नियॉन का कितना है वो हमें नहीं पता। दीज आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन में हैव अ डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। अब अगला काम क्या करना है पुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये यहाँ पर आपके पास भला क्या होगी, आपने एक नेगेटिव प्लेट्स, उसके बाद ना एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है 2 प्लेटों के दरमियान। एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव। मैं पॉजिटिव प्लेट यहाँ ड्रा नहीं कर रहा, सिर्फ नेगेटिव प्लेट ही ड्रा कर रहा हूँ। और वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कितना, 500 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट तक अप्लाई करना है आपने। ठीक है, आयनाइजेशन तो हो गई, पॉजिटिव आयन बन गए। अगला काम किसका आ जाता है, एक्सेलरेटर का। अब जो ही बेटे आप क्या करेंगे, परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के दरमियान, परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया 500 से लेकर 2000 वोल्ट का। ये सारे पॉजिटिव आयन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे किधर, नेगेटिव प्लेट की तरफ। जो ही बेटे ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरह फिर सारे आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, किस में आ जाएंगे, हरकत में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, हरकत में। उसके बाद ये इसमें से गुजरने के बाद बेटे ये स्लिट प्लेट्स हैं, ये क्या है, स्लिट प्लेट्स। इन स्लिट प्लेट में गुजारने से ये पॉजिटिव आयन सिंगल बीम में कन्वर्ट हो जाएंगे।
इसमें एक्स मास वाले भी हैं, वाई मास वाले भी हैं, जी मास वाले भी हैं, लेकिन एक्स मास वाले कितने आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है नहीं पता, वाई मास वाले कितने पॉजिटिव आयन नहीं पता, जी मास वाले कितने पॉजिटिव आयन है नहीं पता। एक्सेलरेशन के बाद इनको ये स्लिट प्लेट में से गुजार देंगे। उसके बाद अगला काम आ जाता है डिफ्लेक्टर, या उसे हम क्या कह रहे हैं, एनालाइजर। उसके बाद बेटे इन पॉजिटिव आयन को अलो करना है कि वो टकराएं भला किसके साथ, मैग्नेट्स के साथ। किसके साथ बेटे ये टकराएं, मैग्नेट्स के साथ, ठीक है। और ये पॉजिटिव आयन जो हैं ये दे आर अलाउड टू एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या एनालाइजर, या इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेट, ठीक है। ये दीज पॉजिटिव आयन्स, पॉजिटिव आयन की जो बीम है, दे आर अलाउड टू स्ट्राइक या एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इट मेक देम टू मूव इन द सेमी सर्कुलर पाथ। ये सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड इट विल ब्रेक दिस बीम ऑफ आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन इनटू 2 और मोर देन 2 बीम विच डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ आइसोटोप। अगर इस एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं तो ये एक बीम 2 बीम्स में टूट जाएगी। अगर इस आइसोटोप के 3 टाइप, अगर इस एलिमेंट के 3 टाइप के आइसोटोप हैं तो ये बीम 3 बीम्स में क्या हो जाएगी, टूटी। फर्ज करें ये नियोन है तो नियोन के आपको पता 3 आइसोटोप होते हैं, तो ये 3 तरह की बीम्स में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, इसका रेडियस उससे कम होगा, इसका रेडियस उससे कम होगा। ये एक्स मास वाले फर्ज कर लें ये आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है, ये वाई मास वाले फर्ज कर लें आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है, ये जी मास वाले फर्ज कर लें आइसोटोपिक पॉजिटिव, एक्स मास वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, ये वाई मास वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, और ये जी मास वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, ठीक है। जब यूं ही ये सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला काम भला किनका आ जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बात बता तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बताया भाई कि इनकी मूविंग जो है m ओवर ई वैल्यू बराबर भला किसकी होती है, h² r² / 2e। इसमें जो m है दिस इज एक्चुअली है मास ऑफ आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, और e क्या है, चार्ज ऑफ आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, और इसमें जो h है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें r क्या है, इट इज एक्चुअली रेडियस ऑफ आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, और इसमें e क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक जगह बुक में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा हुआ है और एक कहा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये दर हकीकत पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अच्छा, ये चीज़ हमें बता रही है कि जिन आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन का मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा है उनका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा। तो जिनका मास टू चार्ज रेशियो कम है उनका रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सारे ज़्यादा मास वाले जो आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है वो सेमी सर्कुलर पाथ जो अडॉप्ट करेंगे, ज़्यादा मास वाले, उनका रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो उससे कम मास वाले हैं उनका रेडियस क्या होगा, कम। जो उससे भी कम वाले उनका कम हो। अब हर तरह की बीम में कितने पॉजिटिव आयन मौजूद है आइसोटोपिक पर्टिकुलर टाइप के, वो हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन का रेडियस ज्यादा होगा, कम मास टू चार्ज रेशियो वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन का रेडियस क्या होगा, कम होगा। यहां पर एक और बात देखिएगा, ई जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ है हमारी बुक ने, हालांकि ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, ई और r² में डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, ये रिलेशन बताता है अगर H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, एंड आयंस विल फॉल ऑन डिफरेंट प्लेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या पोटेंशियल डिफरेंस कम करता हूं तो रेडियस भी क्या होगा, कम होगा, एंड आयंस विल फॉल ऑन डिफरेंट प्लेस। जी बच्चों, क्लियर होगी बात ये। इसी तरह देखिएगा, H मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। अब H में और R में इनवर्स रिलेशन है, और अगर E को कांस्टेंट रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, E को कांस्टेंट रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी H को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, एंड आयंस आइसोटोपिक आयंस विल फॉल ऑन डिफरेंट प्लेस एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इसी तरह H को अगर हम कम करते हैं रेडियस ज्यादा, H को ज्यादा करते हैं तो R क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी, हमें E को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और जब हम E को चेंज करेंगे तो H को कांस्टेंट रखना होगा। यानी वी कैन मेक द रेडियस ऑफ द आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, हम ये बना सकते हैं। फिर अगला काम क्या आ जाता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इन्हें सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करवा देता है और इनके सर्कल का रेडियस हम अपनी इच्छा के मुताबिक बना सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर कर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर कर, फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस आ जाता है। और आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी माइन्यूट करंट। अब एक्स टाइप के भी पॉजिटिव आयन जो है यहां टकराएंगे, वाई टाइप के भी यहां टकराएंगे, और जी टाइप के भी पॉजिटिव आयन जो है यहां पर नियॉन के टकराएंगे। अब एक्स वाले ज्यादा है, वाई वाले ज्यादा है कि जी वाले ज्यादा है, हमें पता नहीं है। अब ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोमीटर, जिसको हम डिटेक्टर या आयन कलेक्टर भी कहते हैं। अब इसका भी करंट पैदा होगा, इसका भी करंट पैदा होगा, इसका भी करंट पैदा होगा। जिस टाइप के आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन करंट स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उसका मतलब उसके आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन की तादाद ज्यादा है और उसके पर्टिकुलर आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिस टाइप के आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन ने कम करंट प्रोड्यूस किया होगा, उसके आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन की तादाद कम है और उसके आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये तीनों इकट्ठे करेंगे तो वो करंट किसका मेजर करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा, वो तो सभी का कर देगा। इस तरह करंट मिक्सिंग हो जाएगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर हम यही इक्वेशन का सहारा लेते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या पोटेंशियल डिफरेंस और आर के रेडियस में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट का। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा कर लें कि पहले इसका रेडियस क्या करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं। जब रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे तो ये रेडियस इधर से पहले इधर आएगा और आखिरकार ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर से बाहर गुजरे। फिर क्या करें, और इंक्रीज करते जाइए, वाई भी आखिरकार क्या हो जाएगा, बाहर। तो सिर्फ इधर कौन लगेगा आके, जी मास वाले जो आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है वो आकर टकराएंगे। फिर उनकी करंट स्ट्रेंथ आप क्या कर लें, मेजर कर लें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप ये करें कि आपको फाइंड करना है कि जी वाई का क्या करना है, वाई का। तो आप इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करें कि एक्स रेडियस एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर इस तरह एडजस्ट करें, एक्स और जी इनका रेडियस जो है वो इलेक्ट्रोमीटर से बाहर वाली डायरेक्शन पे गिरे। इधर सिर्फ कौन गिरेगा, फिर वाई मास वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, उनकी भी रिलेटिव अबंडेंस क्या हो जाएगी, उनकी करंट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। फिर इसी तरह एक्स वाई जी तीनों की जब करंट स्ट्रेंथ मेजर हो जाए, इनका कंपैरिजन हमें बताएगा कि किस पर्टिकुलर टाइप के आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन कम मिकदार में है और किस पर्टिकुलर टाइप के आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन ज्यादा मिकदार में है। उस करंट स्ट्रेंथ से हमें क्या मालूम हो जाएगी, रिलेटिव अबंडेंस। मैं एक जनरल एक गुफ्तगू कर रहा हूं। फर्ज करते हैं कि मेरे पास जो एक्स टाइप के या हम बात कर लेते हैं जी टाइप के जो आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है, उन्होंने करंट स्ट्रेंथ इतनी प्रोड्यूस की है, ठीक है। और जो वाई है उसने इतनी को प्रोड्यूस किया वाई टाइप के करंट स्ट्रेंथ, और जो एक्स है उन्होंने इतनी प्रोड्यूस की है। अब आप मुझे इन करंट स्ट्रेंथ से जज करके बताएं कि कौन से आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन ज्यादा है। सीधी सी बात है, जी वाले, सीधी सी बात है, कौन से वाले, जी मास वाले, जी मास वाले आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन ज्यादा मिकदार में, इसलिए इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, ज्यादा। और वाई वाले की सबसे कम होगी और एक्स मास वाली थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ क्या आ रही, थोड़ी ज्यादा आ रही है। अच्छा, उसके बाद आगे आगे आ जाता हमारे पास बेटे अगला मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, इसमें डिटेक्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रोमीटर, इसको कनेक्ट किया होता है भला किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। ये इलेक्ट्रोमीटर है, इसको आगे जोड़ा होता है भला किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। किसके साथ, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो ही पर्टिकुलर टाइप का आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोमीटर के साथ टकराते हैं ना, ये एम्पलीफायर क्या करता है, उसके करंट को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, उसके सिग्नल्स को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने के बाद ये भेज देता है भला किधर, इसको प्यारे बच्चों, ये भेज देता है इसको रिकॉर्डर में। किधर भेज देता है, रिकॉर्डर में। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर कनेक्ट किया होता है किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। जो ही आयन इलेक्ट्रोमीटर के साथ स्ट्राइक होते हैं वो करंट सिग्नल पैदा करते हैं, तो फायर क्या करता है, उन करंट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद रिकॉर्डर को भेज देता है। रिकॉर्डर जो होता है ये क्या करता है, इट शो अ कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ, इट शो अ कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ। इस कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग क्या होती हैं, रिलेटिव अबंडेंस,
वाई एक्सिस के अलोंग क्या होती है, रिलेटिव अबंडेंस। और ये परसेंटेज के हवाले से मैं लिख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। और बेटे एक्स एक्सिस पर क्या होता है, मास टू चार्ज रेशियो। और चूंकि आपको पता सबका चार्ज +1 हम ले रहे हैं, तो मास बटा चार्ज अगर +1 है तो इसको तकरीबन आप क्या कह लेंगे, मास नंबर ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइसोटोपिक +1 इलेक्ट्रोमीटर के साथ टकराए, इलेक्ट्रोमीटर ने करंट सिग्नल्स पैदा किए और इन करंट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा इंटेंसिटी को, फिर रिकॉर्डर भेजेगा। रिकॉर्डर क्या शो कर देगा, कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन द मास टू चार्ज रेशियो नंबर अलोंग एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंस अलोंग वाई एक्सिस। अब इस कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ में जो हाइट ऑफ द पीक्स है, इस कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ में जो हाइट ऑफ द पीक्स है, इट विल टेल अस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। इट विल टेल अस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और इसमें जो ये आ गई, ये रिलेटिव अबंडेंस हरकत। क्लियर होगी बात ये? अच्छा बच्चों, अगर हम इनके मैसेज चाह रहे हैं तो मैसेज के लिए हमें क्या करना पड़ना है भला, इसको कंपैरिजन करना पड़ना है किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। सो कीप इन माइंड हियर, मैसेज के लिए मुझे इलेक्ट्रोमीटर के साथ एक और क्या काम करना है, कंपैरिजन विद C12। आपने C12 के भी क्या बनाने हैं, वेपर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके उनके क्या बना लेंगे, सिर्फ C12 के कार्बन 12 पॉजिटिव आयन को मूव करवाएंगे, मूव करवाकर उसको भी इलेक्ट्रोमीटर के साथ टकराकर क्या प्रोड्यूस करवा लेंगे, करंट। क्या प्रोड्यूस करवा लेंगे, करंट। अब कार्बन 12 भी क्या प्रोड्यूस कर देगा, करंट। लेकिन आपको पता है हमने कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लेना है, और 12वां हिस्सा क्या होगा, यूनिट 1। सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कार्बन 12 के साथ, इट विल आल्सो प्रोड्यूस अ माइन्यूट करंट। ये बेटे इलेक्ट्रोमीटर के बाद ये काम होगा, कार्बन 12 के साथ सेम कंपैरिजन करने के बाद कार्बन 12 विल आल्सो प्रोड्यूस माइन्यूट करंट। तो कार्बन 12 का करंट और इन आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन के करंट के कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, मास। और वो मैं इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कैसे। ठीक है, अब ये इसका कितने टाइम है वो उसका मास कहलाएगा, ये इसका कितने टाइम है वो इसका मास कहलाएगा। ठीक है, और जब कार्बन 12 का मास तो कंफर्म है 12, और उसके 12वें हिस्से का क्या बनेगा, 1 यूनिट। तो देखा ये गया था, ये वाले जो Z टाइप के मास है ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितने टाइम है, 20 टाइम। और ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितने टाइम है, 21 टाइम। और ये कितने है, 22। इस तरह कंफर्म हो गया कि ये पर्टिकुलर टाइप के जो आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन, इनके मैसेज क्या है, 20, 21, 22। और यहां पर 20, 21 और 22 मैस आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अभी हमने बात की थी, असल में ये पॉइंट जो था ना कंपैरिजन विद C12, इसके बाद आपने शो करना था, वो मैं थोड़ा मिस कर गया था कि इलेक्ट्रोमीटर के साथ जो ही करंट प्रोड्यूस होगा ना आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन का, तो कार्बन 12 के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट कर करंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस करना है, यानी कार्बन 12 के भी वेपर बनाएंगे, फिर उसे आयोनाइज करवाएंगे, फिर उसे मूव करवाएंगे, फिर इलेक्ट्रोमीटर के साथ टकराएंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको भेज दिया जाता है एम्पलीफायर क्या करेगा, इसे एम्पलीफाई करेगा और फिर इसे रिकॉर्डर को भेज देगा। रिकॉर्डर क्या करेगा, कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ शो कर देगा। अब ये कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ जो है ना, इसके अंदर हाइट ऑफ द पीक्स जो है ये हमें रिलेटिव अबंडेंस बता देगी, नंबर ऑफ पीक्स हमें क्या बता देगी, टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, और पोजीशन ऑफ पीक्स हमें क्या बता देगी, मास नंबर। ठीक है बेटे, ये था हमारे पास मास स्पेक्ट्रम। मेरे ख्याल में बड़ा ज्यादा एंजॉय किया होगा। लेकिन अब कुछ मेथड्स हैं आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के। यहां पर मैं लिख रहा हूं मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स। बड़े ध्यान से देखने बड़े जोन से मेथड आइसोटोप की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें नंबर 1 हमारे पास वाला क्या है, दैट इज द गैसियस डिफ्यूजन। और बेटे नंबर 2 क्या है भला, दैट इज द थर्मल डिफ्यूजन। और नंबर 3 क्या है हमारे पास, डिस्टिलेशन। नंबर 4 क्या हमारे पास, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। और 5 हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
सेपरेशन। और प्यारे बच्चों 6 हमारे पास कौन सा है, लेजर सेपरेशन। These are the different method by which we can separate the isotopes from an element. अभी जो हमने टेक्निक पढ़ी है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, that is actually based on the electromagnetic separation. किसके ऊपर बेस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया।